हाँ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब जो हम करने जा रहे हैं वो सेट पेपर टेंस का जो सेट पेपर नंबर 2 है उसकी एक्सप्लेनेशंस। तो इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इसके अंदर एरर कैसे हैं, क्यों हैं, किस वजह से हैं, कैसे निकालें, कैसे नहीं। तो पहले मैं एक जनरल आइडिया आपको दे दूँ, जब कभी भी हमें सेंटेंस एरर सामने आते हैं, ब्लैंक और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये तीन चीज़ें, ब्लैंक्स, एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जब कभी भी हमारे सामने आते हैं तो हमें सबसे पहले सेंटेंस को जो है क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। ब्लैंक्स, एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो इन तीनों पर अप्लाई होता है। तो जब कभी हमारे सामने ब्लैंक्स, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करो, मतलब लॉजिकली उस सेंटेंस को देखो कि क्या वो लॉजिकली मीनिंग कोई कन्वे कर रहा है। तो मीनिंग क्या कन्वे कर रहा है, पहले तो आपको उस मीनिंग को समझना है। ठीक है, पहले तो आपको उसके मीनिंग को समझना है कि वो मीनिंग क्या दे रहा है। ठीक है, मीनिंग के बाद हम जो देखते हैं कि जब ट्रांसलेट कर ले, फिर उसके अंदर आप ग्रामर देखेंगे, फिर उसमें आप देखेंगे ग्रामर। तो ग्रामर के लिए आप सबसे पहले टेंस देख लीजिए कि भाई वो टेंस जो है, टेंस के अंदर जो टाइम है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में। सबसे पहले ये देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फैक्ट्स लगाने शुरू कर दीजिए। जो हमारी फैक्चुअल बातें हैं, पहले लॉजिकली सेंटेंस को ठीक कीजिए, फिर उसमें ग्रामर देखिए, फिर फैक्ट्स लगाने शुरू कर दीजिए उसके अकॉर्डिंगली कि सेंटेंस में एरर क्या है, तो वो लगाने शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब इसी को हम यही बात है इसमें, पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन राकेश वेंट आउट, कि जब राकेश बाहर गया तो ही लेफ्ट। तो हमने यहाँ पे देखा कि राकेश जब बाहर गया ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, तो उसने रेडियो को ऑन छोड़ दिया। ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, उसने रेडियो को ऑन छोड़ दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड सो दैट, किस लिए, ये कंजंक्शन है जिसने ये बताया कि पर्पस को बताती है कि सो दैट, ताकि हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, शैल थिंक, वो सोचेंगे। अब ये किसको बता रहा है, ये फ्यूचर को बता रहा है। वो सोचेंगे दैट ही वॉज स्टिल इन द हाउस, अब वाज भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, कि वो तब क्या कहते हैं, वो घर में है, ये उसके माँ बाप को ऐसा लगेगा, इसलिए उसने रेडियो को ऑन छोड़ दिया। अब यहाँ पे शेल से पता चल रहा है फ्यूचर। अब आप बात देखें कि यहाँ पे पूरा टेंस हमारा कहाँ जा रहा है, पास्ट में। तो प्रेजेंट से फ्यूचर की बात करते हैं, तो शैल विल लगाते हैं, लेकिन पास्ट की फ्यूचर की बात करते हैं तो वुड लगाते हैं। शैल की जगह शुड, विल की जगह वुड। तो शैल की जगह शुड तब लगता है जब एडवाइस हो, और विल की जगह वुड तब लगता है जब हम फ्यूचर प्लान बताते हैं। ठीक है, तो वैसे शैल जो है, शैल की जगह शुड भी लगता है, शैल की जगह वुड भी लगता है। अगर शैल एडवाइस बता रहा है तो शुड में चेंज करो, और अगर वो फ्यूचर प्लान बता रहा है तो शैल को वुड में चेंज करो। ठीक है, अब पॉइंट इज, मैंने कहा प्रेजेंट का फ्यूचर और पास्ट का फ्यूचर, ये क्या। अब ऐसे मान लो कि जैसे आज 10 तारीख है, तो मैं 10 तारीख को बात कर रहा हूं 15 तारीख के लिए, 10 तारीख को बात कर रहा हूं 15 तारीख के लिए, तो प्रेजेंट का फ्यूचर हुआ, तो शैल विल। लेकिन पास्ट का फ्यूचर मीन्स आज 10 तारीख है, और मैं सेंटेंस जब पढ़ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस 1 तारीख को बोला गया 5 तारीख के लिए। तो 1 तारीख की 5 तारीख, तो क्या हुआ, ये तो पास्ट का फ्यूचर हुआ ना। 1 तारीख को सेंटेंस बोला गया 5 तारीख के लिए, तो मीन्स अब वो 1 तारीख को बोल रहा है 5 तारीख के लिए, लेकिन आज तो वैसे 10 तारीख है, तो वो पास्ट का फ्यूचर हुआ, पास्ट का फ्यूचर। तो पास्ट के फ्यूचर की बात करते हैं तो शैल विल की जगह हम शैल विल की जगह वुड या शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कोई एडवाइस है नहीं, तो इसलिए शैल की जगह आपको वुड करना पड़ेगा, और अगर एडवाइस होता तो शैल की जगह शुड करना पड़ता, क्योंकि बात पास्ट की कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कैन का पास्ट हो जाता है कुड, शैल विल का पास्ट शुड वुड होता है, मे का पास्ट माइट। तो हम पास्ट के अंदर की बात कर रहे हैं तो पास्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, ही डज नॉट गिव मी इवन अ सिंगल कॉल,
कि ही डज नॉट गिव मी इवन ए सिंगल कॉल। अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि ही डज नॉट गिव मी इवन ए सिंगल कॉल, कि मुझे वो एक सिंगल कॉल भी नहीं करता है। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो मतलब ये तो हैबिचुअल एक्शन हो गया कि एक सिंगल कॉल भी नहीं करता है, मतलब उसकी आदत है। लेकिन बाद में कहता है सिंस लास्ट मंडे, तो पिछले मंडे से लेके अभी तक उसने मेरे को सिंगल कॉल भी नहीं किया है, वो ये कहना चाहता है। पिछले संडे से लेके अब तक उसने मुझे सिंगल कॉल भी नहीं किया है, तो मीन्स कॉल ना हुई थी वो पिछले संडे को, और पिछले संडे के बाद अभी तक नहीं हुई है, तो एक्शन पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में इफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। तो इसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो बेटा परफेक्ट बनाने के लिए गिव की जगह आपको करना पड़ेगा गिवन। परफेक्ट बनाने के लिए गिव की जगह गिवन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, और वो होती है हैज हैव। तो डज की जगह आपको करना पड़ेगा हैज। तो ही हैज नॉट गिवन मी, सेंटेंस क्या बनेगा, डज की जगह कर देंगे हम हैज और गिव की जगह कर देंगे गिवन। तो ही हैज नॉट गिवन मी, उसने मुझे एक सिंगल, ही हैज नॉट गिवन मी ए सिंगल कॉल, एक सिंगल कॉल भी नहीं किया है सिंस लास्ट मंडे, पिछले मंडे से। ठीक है, पिछले मंडे से लेके अभी तक उसने मुझे सिंगल कॉल भी नहीं किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ही विल कॉल यू अप, वो तुम्हें कॉल कर लेगा एज सुन एज ही विल फिनिश द वर्क एंड मूव टू अनदर वन। ही विल कॉल यू अप, वो तुम्हें कॉल कर लेगा एज सुन एज ही विल फिनिश द वर्क, जैसे ही वो काम पूरा कर लेगा, एंड मूव टू अनदर वन, और भाई फिर दूसरे को काम पर लग जाएगा, मूव टू अनदर वन। तो अब यहाँ पर क्या बात करता है, कंजंक्शन देखें। बट अब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो एक कंडीशन दे दिया उसने कि ही विल कॉल यू अप, तो ये तो हो गया रिजल्ट, उसने दे दिया एक रिजल्ट कि भाई तुम्हें कॉल कर लेगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। जब कब आएगा, एज सुन एज ही फिनिश द वर्क, जैसे ही काम कर लेगा तुम्हें कॉल कर लेगा और फिर दूसरे काम पर लग जाएगा। तो भाई कंजंक्शन के बाद आया तो भाई ये क्या आया हमारा, सबऑर्डिनेट क्लोज, और इसके अंदर आ गई कंडीशन, तो एक कंडीशनल सेंटेंस है। अब कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो बेटा कंडीशनल सेंटेंस में जो एक्शन पहले होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो कंडीशन, वो सबऑर्डिनेट क्लोज, और प्रिंसिपल क्लोज में रिजल्ट होता है जो बाद में होता है। तो भाई पहले अपना काम खत्म करेगा और बाद में रिजल्ट आएगा। तो जो काम पहले होता है वो कंडीशन होती है, और कंडीशन में कभी मॉडल नहीं आता, कंडीशन में कभी मॉडल नहीं आता। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो विल फिनिश को हटाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाने पड़ेगा, तो फिनिशेस करना पड़ेगा। तो हमारा जनरल पॉइंट क्या होता है कि जब भी कंडीशन होती है, कंडीशनल के अंदर प्रोबेबल कंडीशन, तो जो पहले होता है कंडीशन उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो बाद में होता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। जो पहले होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो बाद में होगा उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। तो भाई उसे हमने देख लिया, तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट दे ही रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, अगला, आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी दैट डे, कि भाई मेरे को उम्मीद है कि मैं वो दिन देखूंगा, कि भाई हो सकता है वो दिन देखे कि नौकरी वोकरी है मिल जाए। तो जब पास्ट की किसी घटना को डिस्कस करते हैं, जैसे पहले वाले में था बेटा, जब पास्ट की किसी घटना को डिस्कस करते हैं ना हम, तो हम सभी में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म में हम पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस करते हैं। तो वेंट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेफ्ट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। तो भाई इसको भी शैल विल को भी पास्ट कर दिया था, भाई शैल विल को वुड किया था, है ना। और उसके बाद वाज यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब किसी पास्ट की घटना को बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर था, यही बात यहाँ पर आई, ये रहा। तो आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी दैट डे, कि भाई मुझे क्या कहते हैं, आई हैव, मुझे उम्मीद थी कि आई वुड सी दैट डे, कि मैं वो दिन देखूंगा। तो पास्ट की किसी घटना को बता रहा है, तो आई हैड होप्ड ना करके आई होप्ड करो, पास्ट की किसी घटने को बता रहा है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक बार आप देखो पहले, कोशिश कीजिए आप।
देखो कर लिया होगा, अब मैं बता देता हूँ आप। देखिए बेटा, देखो आपने सोच लिया, मैं करवा देता हूँ। ही कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द क्राउड, उसने कॉन्फिडेंटली क्राउड से पूछा, क्या पूछा? इफ दे थॉट, कि अगर उन्हें लगता है, अगर उन्हें लगता है दैट, क्या? कि ही वॉज राइट, कि वो सही है। एंड द क्राउड शाउटेड दैट दे डू, तो भाई कि वो सही है तो वो बोले, तो कहता है कि भाई उनने क्राउड से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही हूँ, ऐसे पूछा। तो बेटा यहाँ पे वर्ब की सेकंड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बेटा शाउटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब ये पास्ट में जा रहा है तो फिर डू प्रेजेंट कैसे आ जाएगा? तो ये भी तो डिड होगा। तो अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा है तो पास्ट पे ही खत्म होगा, ये समझ लो, ठीक है। अगर सेंटेंस पास्ट पे शुरू हो रहा है तो पास्ट पे खत्म हो जाएगा, तो डू की जगह डिड हो जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज बीन डायरेक्टिंग मूवीज सिंस ही वॉज 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड, कि मेरा जो दोस्त है ना, वो तब से मूवी डायरेक्ट कर रहा है जब से वो, क्या कहते हैं, 12 साल का एक बच्चा था। तो सिंस, तो बेटा आप सिंस के बाद सिंस ही वॉज, तो हमने सिंस का एक कॉन्सेप्ट किया हुआ था, सिंस एज ए कंजंक्शन, टेंस में क्या था ना, सिंस एज ए कंजंक्शन। तो सिंस के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सिंस से पहले वाले स्ट्रक्चर में या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब सिंस हमारा क्या हो, कंजंक्शन। तो सिंस जो है हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद भी एक क्लॉज है और उससे पहले भी एक क्लॉज है। तो हमने जब देखा सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वॉज एज ए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो ये ठीक है। अब पहले वाला या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इससे पहले वाला हमने देखा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी बातें ठीक है, तो ये नो एरर, ठीक है। यहाँ पे सिंस कंजंक्शन के रूप में आ गया, तो यहाँ पर हमारा नो एरर। नेक्स्ट, I go to the office only twice a week these days because these days I have to go। देखो अब यहाँ पर बनकर टाइम को देखकर वर्ब की सही फॉर्म लगाना, तो आपको टाइम बता रखा है तो these days, अब these days आया तो बेटा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है, तो गो की जगह एम गोइंग आपको करना पड़ेगा। तो टाइम को देखकर वर्ब की सही फॉर्म लगाना ही टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो टाइम को देख के हमने टेंस की वर्ब की फॉर्म लगाई है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अगला दे रहा हूं। चलो तो अगला देखें, ये आप बनाइए एक बार, इन तीन को आप देखिए, फिर मैं समझाता हूं। हाँ जी, देखें क्या होगा अपने, देखो, दे ऑल ran towards the station to see what is this hubbub all about, what is this hubbub all about। पहले तो हबब समझ ले, तो बेटा नॉइज वगैरह, शोर वगैरह जो होता है उसे हबब कहते हैं, ठीक है। दे ऑल रेन टुवर्ड्स, तो बेटा रेन क्या हुआ, तो रेन हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म, रेन इज व्हाट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो भाई दे ऑल रेन टुवर्ड्स, वो दौड़े किसकी, स्टेशन की ओर दौड़े, ये देखने के लिए कि व्हाट इज दिस हबब ऑल अबाउट, कि भाई ये जो शोर शराबा नॉइज जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो ये सब गड़बड़ जो हो रही है, मतलब शोर शराबा, ये अफरा तफरी इसे कह सकते हैं, हबब अफरा तफरी हो रही है, तो क्यों हो रही है, वो देखने के लिए आगे बढ़े। तो बेटा अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ है तो फिर पास्ट पे खत्म होगा, तो इसकी जगह वॉज करो, इसकी जगह वॉज करो, ठीक है। और बेटा ये सारे के सारे एरर ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर आ चुके हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ये, ठीक है। अगला, यू कैन स्टार्ट क्राइंग, कहता है यू कैन स्टार्ट क्राइंग, तुम रोना शुरू कर सकते हो एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, मतलब जोर जोर से रोना शुरू कर देना, कर सकते हो तुम। कैसे, कब, जैसे ही यू विल सी मी, कि तुम मैंने जैसे मुझे देखोगे तो मतलब जोर जोर से रोना शुरू कर देना। तो कब रोना शुरू करना, कि पहले देखेगा बाद में रोना शुरू करेगा, तो कंडीशन है। तो भाई ये तो हो गया रिजल्ट, तो हमने क्या किया, रिजल्ट, तो प्रोबेबल कंडीशन में, तो रिजल्ट मॉडल प्लस V1 से आता है। रिजल्ट किससे आएगा, मॉडल प्लस V1 से, कंडीशनल में हमने किया था।
तो मॉडल प्लस V1 से रिजल्ट। तो और जो कंडीशन होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, तो एज सुन एज, तो भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होएगा तो यूज सी हो जाएगा बस। और वैसे भी कंडीशन के अंदर मॉडल नहीं लगाना, कंडीशन में मॉडल नहीं लगाना, ये देखना कंडीशन है और रिजल्ट है कि भाई स्टार्ट क्राइंग, तो यू कैन स्टार्ट क्राइंग, तुम रोना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला, आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर, मैं इस लेटर को फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 1 आवर, कह रहा है पिछले 1 घंटे से इस लेटर को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और बोलते समय चल रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट परफेक्ट इसे बनाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो है, तो एम की जगह आपको हैव बीन करना पड़ेगा। एम की थर्ड फॉर्म बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैव की फॉर्म के आती नहीं है, तो आई हैव बीन ट्राइंग हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा, ये आई हैव बीन ट्राइंग हो जाएगा। डन। अगला देखिए, रोहित हैज बीन बोथ एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग चैप सिंस हिज चाइल्डहुड। इसके अंदर भी वही पॉइंट है। चलो पहले आप देखो, मैं तो बता ही दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट सी इट। कर लिया। तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस हिज चाइल्डहुड, तो मतलब यहाँ पे सिंस एज ए प्रेपोजिशन आ रहा है, सिंस प्रेपोजिशन आ रहा है, तो सिंस का मतलब होता है पास्ट से प्रेजेंट तक। सिंस का मतलब क्या होता है, टिल देन टू टिल नाउ, इसका असर प्रेजेंट में खत्म है। तो मतलब सिंस के यूज में या तो परफेक्ट टेंस बनेगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर नहीं जा सकता। तो भाई हमने यहाँ पर देखा रोहित हैज़ बीन बोथ एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग चैप। चैप होता है मतलब बॉय, कि भाई वो चैप का मतलब है बॉय यहाँ पर, कि जो वो बड़ा ही हार्ड वर्किंग लड़का है। कब से, उस अपने बचपन से ही बड़ा हार्ड वर्किंग है। तो हार्ड वर्किंग को हुआ कब, बचपन में, और आज भी है कि नहीं, बिल्कुल है। जो एक्शन पास्ट में हुआ प्रेजेंट में इफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो भाई यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट दे तो रखा है, जब प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो नो एरर, दैट्स इट। अगला, योर सिस्टर हैज फोन, कि भाई तुम्हारी सिस्टर ने फोन किया है, मतलब ये फोन किया है टू से, ये कहने के लिए कि शी विल बी एट होम, कि वो घर पहुंच जाएगी, एज लेट एज कि जितना लेट वो निकल रही है उस हिसाब से लेट आएगी। कि उसने फोन किया, ये क्या कहेगी, भाई मैं अब निकल रही हूँ, मैं लेट निकल रही हूँ तो लेट ही आऊंगी, तो ये बताना चाहिए। तो मतलब फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, और फ्यूचर के अंदर दो ही टेंस लगते हैं, या तो प्रेजेंट और या फिर पास्ट। फ्यूचर के अंदर दो ही लगे, या तो फ्यूचर टेंस और या फिर प्रेजेंट, पास्ट नहीं लगेगा। फ्यूचर के अंदर दो टेंस लगेंगे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि फोन किया उसने कि भाई वो लेट होगी, क्या कहते हैं, वो घर आने में, जितना लेट वो निकल रही है, तो गोइंग फॉर ए पिक्चर, जितनी देर वो लेट पिक्चर के लिए निकल रही है उतनी लेट आएगी। तो यहाँ पर वो प्रेजेंट की बात कर रहा है और फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फिर यहाँ पर आप वाज की जगह इज का यूज करो। आप वाज पास्ट की बात नहीं कर रहा है इस वक्त, पढ़ के देख लो, वो इस वक्त पास्ट की बात नहीं कर रहा है। ये फोन अभी अभी किया है और ये कहने के लिए कि वो घर पर लेट आएगी, तो फ्यूचर की बात कर रहा है कि जितना लेट वो निकल रही है उतना ही लेट आएगी। तो लेट अभी निकल रही है और लेट आएगी देर से, तो बस प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट लगा नहीं पाओगे। नेक्स्ट, एज और व्हेन रिक्वायर्ड पुनीत ऑब्टेन्स गाइडेंस। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हो गई हैं अलग अलग, तो ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है ना। तो अब भाई ये तो नहीं है कि हमेशा पास्ट ही बनाएंगे, तो नहीं, हमेशा प्रेजेंट। सेंटेंस पे सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि एज एंड व्हेन, कहते हैं जब कभी भी। एज एंड व्हेन का मतलब हो जाएगा जब कभी भी रिक्वायर्ड, की जरूरत होती थी
पुनीत ऑब्टेन, तो पुनीत है ना ऑब्टेन प्राप्त कर लेता है गाइडेंस फ्रॉम हिज फादर, अपने पापा से गाइडेंस ले लेता है इन हिज बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो मतलब ये सिचुएशन अभी भी की है, ये अभी की भी है कि पुनीत जो है ना प्राप्त कर लेता है गाइडेंस, मतलब वो मार्गदर्शन ले लेता है अपने पिताजी से इन हिज बिजनेस प्रॉब्लम्स की। जब भी बिजनेस प्रॉब्लम्स होती है, गुड इवनिंग प्रेमलता बेटा, गुड इवनिंग, जब भी उसे प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स को अपने पापा से डिस्कस कर लेता है। तो कब करता है, कभी भी कर लेता है। तो जब कभी भी उसे जरूरत होती है तो फिर रिक्वायर्स क्यों होगा, रिक्वायर्ड क्यों होगा, रिक्वायर्स होगा। जब कभी भी उसे जरूरत होती है, एज एंड व्हेन, जब कभी भी। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। अगला बनाओ। डू इट। हाँ जी, कर लिया। चलो, तो हमने कहा पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लो। हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहला, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, कि अगर मैं रियलाइज कर लेता, व्हाट ए बैड ड्राइवर यू वर, कि तुम कितने घटिया ड्राइवर हो, अगर मुझे ये पता चल जाता, आई वुड नॉट हैव कम विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ आता ही नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो उसमें क्या लगाया, वुड हैव रियलाइज्ड, तो मतलब वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। तो ये क्या है, इफ से शुरू हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन है। तो कंडीशन में लिया वुड हैव प्लस V3, तो कि इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, अगर मुझे रियलाइज हो जाता, व्हाट ए बैड ड्राइवर यू वर, कि तुम कितने घटिया ड्राइवर हो, तो आई वुड, कहता है आई वुड नॉट हैव कम विथ यू। तो यहां पर भी लेता है आई वुड नॉट हैव, तो आई वुड नॉट हैव कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आता ही नहीं। तो यहां पर भी वुड हैव प्लस V3, इधर भी वुड हैव प्लस V3, इधर भी वुड हैव प्लस V3। तो बेटा अब कंडीशन और रिजल्ट में सेम वर्ब तो आएंगे नहीं। कंडीशन में तो फिर मैंने आपको बताया, जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो कंडीशन के अंदर कभी भी मॉडल नहीं आता। तो ये कंडीशन के अंदर मॉडल कैसे आ गया, तो फिर क्या वर्ब लगेगी, तो बेटा वुड हैव प्लस V3 के साथ हमारी जो कंडीशन लगती है वो लगती है हैड प्लस V3। तो ये होती है कंडीशन और ये होता है रिजल्ट। तो कंडीशन होती है ये, रिजल्ट होता है ये। तो रिजल्ट तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, आई वुड नॉट हैव कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आता ही नहीं, ये रिजल्ट। तो रिजल्ट ये कब आता, अगर मुझे पता चलता है कि तुम कितने घटिया ड्राइवर हो, अगर मुझे पता चलता, तो मतलब आपको इस वुड हैव प्लस V3 को हैड प्लस V3 में बदलना है। तो बेटा V3 तो यहाँ पर दे ही रखा है, तो यहाँ पे हैड, तो वुड हैव हटाकर, वुड हैव की जगह हटाकर आपको हैड करना है। इफ आई हैड रियलाइज्ड, ये हो जाएगा इफ आई हैड रियलाइज्ड, कि मुझे रियलाइज हो जाता व्हाट ए बैड ड्राइवर यू वर, कि तुम कितने घटिया ड्राइवर हो, तो आई वुड हैव, तो आई वुड नॉट हैव कम विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। तो एक कंडीशनल सेंटेंस का इम्पॉसिबल वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है, इट इज इम्पॉसिबल पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। समझ रहे बात को, ये इम्पॉसिबल वाला पार्ट आ गया। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना जरूरी है, फिर आप उसके अंदर ग्रामर लगाएं, फैक्ट्स लगाएं, जो भी है। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की, भाई मैंने उसकी मदद की, मोर देन आई हेल्प माई ब्रदर, मैंने उसकी मदद की थी, उतनी मदद की जितनी मैं अपने भाई की नहीं करता हूँ, मैंने उतनी मदद की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये पास्ट है तो इसे भी पास्ट कर दो, लेकिन पॉइंट इज मैंने उसकी मदद करी जितनी कि मैं अपने भाई की मदद करता हूँ, तो भाई की मदद तो अब भी करता है। तो सेंटेंस के सेंस के हिसाब से पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करना जरूरी है। तो मैंने उसकी मदद करी, मोर देन आई हेल्प माई ब्रदर, कि जितनी मैं अपनी भाई की मदद करता हूँ ना, तो क्या कहते हैं, उससे ज़्यादा मैंने उसकी मदद करी। तो भाई की मदद अब भी करता है, लेकिन उसकी मदद पहले कर चुका है। तो यहाँ पे नो एरर, समझ रहे बात को, बिल्कुल ठीक है। अब इसे यहाँ पे हेल्प मत कर देना, जो नो एरर है तो नो एरर है। अगला, ही वॉज नोइंग एवरीथिंग अबाउट द मैनेजर बट ही प्रिटेंडेड टू बी ऑल इग्नोरेंट अबाउट हर। कहता है ही वॉज नोइंग,
कि उसे पता था एवरीथिंग, सब कुछ, अबाउट द मैनेजर, मैनेजर के बारे में, लेकिन ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, टू बी ऑल इग्नोरेंट अबाउट हर, उसके बारे में पूरी तरह से इग्नोरेंट होने का बहाना किया, कि मतलब जैसे मैं उसके बारे में जानता ही नहीं, मीनिंग निकाल लिया। तो बेटा तुम्हें बात बता दूं कि एज ए वर्ब नो जो होता है ना, KNOW, एज ए वर्ब जो नो है वो ING ले ही नहीं सकता, क्योंकि एक स्टेट है, ये एक्शन नहीं है। ये मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको बताया था कि ये स्टेट है, ये एक्शन है ही नहीं, चेक कर सकते हो आप। तो ये एक्शन नहीं है तो इसमें ING नहीं लग सकता। तो ING नहीं लगेगा तो बेटा इसे पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि बात पास्ट में जा रही है सारी, तो इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दो न्यू, कि आई न्यू एवरीथिंग, ही न्यू एवरीथिंग, वो जो हर कुछ जानता था, सब कुछ जानता था, अबाउट द मैनेजर, मैनेजर के बारे में, बट ही प्रिटेंडेड टू बी ऑल इग्नोरेंट अबाउट हर, कि वो उसके बारे में पूरा इग्नोरेंट था, कि भाई जैसे कि मैं जानता ही नहीं। क्लियर हुआ। अगला, आई एम बोर्न इन इंडिया, कि बेटे मेरा जन्म इंडिया में हुआ है, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव ए बर्थ टू ए चाइल्ड इन इंडिया, कि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ और लेकिन मैं अपने बेटे को इंडिया में जन्म नहीं देना चाहता। ये कहा किसी ने? तो बेटा पैदा कब हुआ? वो खुद पैदा कब हुआ? पास्ट में। तो फिर आप एम कैसे लगा सकते हो? आई वॉज बोर्न होगा, कि मेरा जन्म इंडिया में हुआ, लेकिन मैं अपने किसी बच्चे को जन्म इंडिया में नहीं देना चाहता। किसी करोड़पति ने बोल दिया होगा, अंबानी अडानी जैसे ने। तो क्लियर हुआ कि नहीं? डन। अगला लो। आई एम वेरी मच सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स, कि मैं अच्छा पहले आप बनाओ, पहले आप कोशिश करो, टेक योर टाइम। देखें बेटा, कर लिया होगा। देखें क्या कहता है कि आई एम वेरी मच सॉरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। कहता है कि मैं ना अब उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा सॉरी फील करता हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा सॉरी फील करता हूँ हु बंक द एग्जामिनेशन ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट्स, जिन्होंने टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से एग्जामिनेशन को बंक कर दिया है, उनकी वजह से मैं बड़ी क्षमा फील करता हूँ, मेरे मतलब क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जिन्होंने क्लास को बंक कर लिया है। अब पॉइंट इज एक्शन पास्ट में हो, प्रेजेंट में इफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ध्यान दें वो क्या कहता है, वो सॉरी अभी भी है, मतलब प्रेजेंट में ये सिचुएशन, ये घटना प्रेजेंट की है, कि मैं बहुत सॉरी हूँ किस चीज़ के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बंक कर लिया क्लास को, टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से जिन्होंने क्लास को बंक कर लिया है। तो मतलब ये अभी अभी बंक किया है उन्होंने, प्रेजेंट में चल रही है बात, तो अभी अभी बंक किया है, तो बंक हुआ है अभी अभी, तो फिर आप यहाँ पर पास्ट नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो हु हैव बंक्ड, स्टूडेंट्स हैव बंक्ड द एग्जामिनेशन, उन्होंने एग्जामिनेशन को बंक कर लिया है टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से। मैं इस चीज़ के लिए बड़ा सॉरी फील करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। तो ये एक्शन पास्ट में हुआ, क्योंकि बंक हुआ पास्ट में और प्रेजेंट में इफेक्ट है, तभी तो वो सॉरी बोल रहे हैं। बंक हुआ पास्ट में, प्रेजेंट में इफेक्ट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब यही सेंस यहाँ पर भी है कि विद हिज मैनी टैलेंट्स, कि उसके बहुत सारे जो मल्टी टैलेंटेड की होने की वजह से, एंड डायनेमिक लीडरशिप, और उसकी डायनेमिक लीडरशिप होने की वजह से ही सर्व्ड हिज कंट्री, उसने अपनी कंट्री को सर्व किया था। क्योंकि यहाँ पर अगर सर्व लगा रहे V2 तो इसका मतलब है सर्व किया था इन कमेंडेबल एंड लास्टिंग वेज, तो मतलब कमेंडेबल एंड लास्टिंग वेज,
तो इसका मतलब ये है कि जो उसका टैलेंट अभी भी है ना, उसने अपने देश की बहुत मतलब ज़्यादा सेवा की है, कमेंडेबल वेज में उसने सेवा की है। तो सेवा अगर की है तो फिर आप यहाँ पे सर्व्ड लगा नहीं पाओगे, ही हैज़ सर्व्ड करोगे, तो ये हैज़ है तो ये B3 अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात है, एक्शन पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में इफेक्ट, तो टैलेंट्स उसके पास अभी भी हैं, उसके पास टैलेंट्स अभी भी हैं। तो टैलेंट्स अभी भी हैं तो मतलब ये कि उसने देश की सेवा की है अपने टैलेंट की वजह से, कमेंडेबल वेज और लास्टिंग वेज में सेवा की है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। अगला, द फादर टोल्ड हिज सन, कि पापा ने अपने बेटे से कहा, दैट ही वॉज अ लेजी बॉय, क्योंकि कहा कि भाई तू तो बड़ा लेजी बॉय है, एंड दैट ही हैज़ डन हिज वर्क वेरी बैडली। तो कहता है कि पापा ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट हो गया, कि अपने बेटे से कहा दैट ही वॉज वेरी लेजी, तो कहते तुम तो बड़े ही लेजी हो, तो ये भी पास्ट में ही कहा, पास्ट की बात होगी। एंड दैट ही हैज़ डन हिज वर्क वेरी बैडली, वो क्यों कहा, क्योंकि उसने अपना वर्क पास्ट में बड़ा गंदा किया था, तो ये पास्ट में चलता जा रहा है, तो पास्ट में काम हो गया, इस वजह से बोला। तो पापा ने उसे बताया था, वैसे भी इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन का केस है, इनडायरेक्ट, तो पास्ट के अंदर कोई एक्शन हुआ है तो उसको प्रेजेंट में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जब प्रेजेंट में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो प्रेजेंट में रहकर पास्ट के किसी एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं तो स्टोरी बन जाती है, स्टोरी के रूप में बताते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं तो एक्शन जो है जनरली पास्ट इंडेफिनिट में ही बनता है जनरली। लेकिन या तो आप यहाँ पे हैड डन कर दो या फिर दोनों को हटाकर यहाँ पे डिड कर दो, दोनों ठीक हो जाएंगे, या तो हैड डन कर दो या डिड कर दो, बाकी हैड डन वो ठीक है अपने आप। क्लियर हो गया कि नहीं, क्योंकि बात पास्ट में चल रही है। अगला लेते हैं, ठीक है, देख लिया होगा। अगला देखें, आई डू नॉट थिंक दैट शी रिमेंबर्स टू हैव मेट एंड टॉक टू मी। आई डू नॉट थिंक, कि मुझे नहीं लगता, दैट शी रिमेंबर्स टू हैव मेट एंड टॉक टू मी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या नहीं लगता, दैट शी रिमेंबर्स, कि उसे याद है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसे याद है, टू हैव मेट, कि हम कभी मिले हैं, एंड टॉक टू मी, और उसने मुझसे कभी बातें करी है। तो भाई जब उसने बताया कि अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें कि मुझे ऐसा लगता है उसे याद नहीं होगा कि हम कभी मिले हैं और हमने बात भी की है, तो टू हैव मेट, तो टू हैव के बाद जो मेट है ये V3 है, और एंड तो सेम बात होगी, टू हैव मेट एंड टू हैव टॉक्ड, तो उसने टॉक्ड, टू हैव को उसने हटाते हुए, क्योंकि यहाँ पर भी टू हैव है, टू हैव टॉक्ड, तो उसने टू हैव को रिमूव किया, रीजन कि 2 बार हो जाता, तो उसने मेट और टॉक्ड को इकट्ठे कर लिया, तो एंड से 2 चीजें जुड़ रही हैं तो सेम कैटेगरी की होंगी, तो मेट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर टॉक्ड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, टॉक्ड। अब यहाँ पर भी टू हैव मेट है, इसके साथ भी टू हैव है और इसके साथ भी टू हैव है, लेकिन यहाँ वाला टू हैव हटा दिया क्योंकि एक बार टू हैव आया जो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टू हैव इसे भी रिप्रेजेंट कर रहा है और जो इसके साथ टॉक्ड आया उसे भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरर होगा, यहाँ टॉक्ड करना पड़ेगा, यहाँ पे टॉक्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दे हैव नो हाउस टू लिव इन सिंस दे केम टू मुंबई। तो देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मैं इसकी जगह पर एक सेंटेंस लिखता कि मैंने अगर ऐसे कहता, शी इज इल सिंस she came to मुंबई,
मैं ऐसे कहता तो हम क्या करते, तो पहले तो सिंस को हम पकड़ते कि हाँ भाई ये कंजंक्शन हो गया, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन है। अगर सिंस कंजंक्शन है तो हमारे पास ये कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। सिंस कंजंक्शन है तो इसके बाद जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इससे पहले जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यही तो होगा। तो अगर सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है कि वो जब से मुंबई आई है वो तब से बीमार है, तो पहले वाला है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसके अंदर आईएनजी तो लगा नहीं सकते, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट करना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट करना पड़ेगा तो इज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इज की जो थर्ड फॉर्म होगी दैट इज बीन। इज की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, तो इज की जो थर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैव की फॉर्म के यूज होती नहीं, तो शी के अकॉर्डिंग हो जाएगा हैज बीन। तो हमें इज की जगह पर हैज बीन करना पड़ेगा, यहां पर इज की जगह हमें हैज बीन करना पड़ेगा। अब बेटा वही बात तो यहां पर है, सिंस कंजंक्शन है तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो पहले वाला या तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा, तो यहाँ पे कंटीन्यूअस तो बना नहीं पाओगे, यहाँ पे हैव है, तो यहाँ बी वाली फॉर्म थी इज, यहाँ पे हैव वाली फॉर्म है, तो इज की थर्ड फॉर्म बीन बनी तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड बनेगा कि नहीं बनेगा। इज की थर्ड फॉर्म बनी बीन तो हैव की थर्ड फॉर्म बनेगी हैड। तो अब क्या हुआ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैव की फॉर्म के इस्तेमाल नहीं होती, तो ये भी तो हैव की थर्ड फॉर्म है तो ये बिना हैव की फॉर्म के इस्तेमाल नहीं होगी, तो यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग हैव की फॉर्म हो जाएगी हैव, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ये बनेगा दे हैव हैड, सेंटेंस बनेगा दे हैव हैड। तो दे हैव हैड नो हाउस, दे हैव हैड नो हाउस टू लिव इन, उनके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए जब से वो मुंबई आए हैं। तो यहाँ पे हैज बीन हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ हैव हैड हुआ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं, कॉन्सेप्ट ये अप्लाई हो रहा है। अगला 23 देख ले। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि वेन एवर यू फील दैट, जब कभी भी तुम ये महसूस करो योर हेल्थ ग्रेजुअली डिटीरियरेट, तो बेटा देखो ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, तो जब भी ग्रेजुअली आएगा तो सेंटेंस जो है आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, दैट विल बी मोर बेटर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनेगा कि जब कभी भी तुम्हें ऐसा एहसास हो कि तुम ऐसा फील करो कि योर हेल्थ ग्रेजुअली डिटेरियोरेट्स, कि तुम्हारी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे गिर रही है। अगर जब तुम्हें ऐसा एहसास करो यू मस्ट अंडरस्टैंड, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए योर वर्क शेड्यूल हैज स्टार्टेड टेलिंग अपॉन यू, कि तुम्हारे जो शेड्यूल है ना वो मतलब तुम पर हावी होता जा रहा है और शेड्यूल तुम्हारा गड़बड़ हो गया है। कब, जब तुम्हारी हेल्थ डिटीरियोरेट्स हो रही है, तो मतलब यहाँ पे ग्रेजुअली से पता चला कि हेल्थ जो है वो गिर रही है, तो यहाँ पे योर हेल्थ सिंगुलर है, ग्रेजुअली डिटीरियोरेट्स की जगह पर आप लिखेंगे योर हेल्थ इज ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली डिटीरियोरेटिंग, ग्रेजुअली डिटीरियोरेटिंग हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कहता है वर आई शी, आई वुड मैरी हिम विदाउट हैविंग ए सेकेंड थॉट, इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव बीटन मी। चलो देखो बताएं, देख लिया होगा ये, तो मैं समझा दूं आपको इसमें। बेटा इसमें नो एरर है, आपको शायद ये स्ट्रक्चर अभी समझ में नहीं आया होगा, ये क्या स्ट्रक्चर है मैं समझा देता हूँ अभी आपको। पहले स्ट्रक्चर समझाता हूँ फिर मैं बताऊंगा नो एरर क्यों है। तो बेटा यहाँ पर लगा है हमारा इन्वर्जन, ये समझे, इन्वर्जन मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, ये कई जगह पर आएगा, ध्यान दे। जब कभी भी मैं ये कहूँ कि भाई इन्वर्जन लगेगा, जब कभी भी मैं कहूँ, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, मतलब जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बहुत बढ़िया है। जब भी मैं इन्वर्जन कहूँ तो इसका मतलब है आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में रखना है, ये समझ लें। जब कभी मैं इन्वर्जन कहूँ, अब इन्वर्जन कई जगह पर लगता है और कई सिचुएशंस को क्लियर करता है, कई जगह पर लगता है कई सिचुएशन को क्लियर करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बात किया
कि अब मैं बोलता हूं कि इफ महात्मा गांधी were alive, he would stop corruption. कहता है अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो करप्शन रोक देते। ठीक है, अब ये तो हमने सिंपली कहा। अब अगर मुझे इसे एम्फेसाइज करना, देखो इन्वर्जन लगने के कई मतलब कई तरीके हैं और कई सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से इन्वर्जन लगता है। उनमें से एक सिचुएशन है एम्फेसाइज करना, किसी बात को जोर दे के कहना। अगर जैसे हम बात करें यार, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते ना तो करप्शन रोक देते। अरे भाई अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो भाई करप्शन रोक देते। अब देखो कहने के दो तरीके हो गए कि महात्मा गांधी जिंदा होते तो करप्शन रोक देते, महात्मा गांधी जिंदा होते तो करप्शन रोक देते। एम्फेसाइज करना, जब हम एम्फेसाइज करते हैं ना, जब हम एम्फेसाइज करते हैं तो हमें इन्वर्जन लगाना होता है। इसका मतलब है कि स्पीकर बात को एम्फेसाइज करके बोल रहा है। ये मैं कंडीशनल सेंटेंस की बात बता रहा हूं, अभी धीरे धीरे आएंगी। मतलब एक प्याज की तरह है, ये भी कॉन्सेप्ट प्याज की तरह है, एक के ऊपर एक परत के ऊपर एक परत, एक परत के ऊपर एक परत है। तो मैंने एक परत खोली है, वो एक परत क्या है? आपको अगर कंडीशनल सेंटेंस में एम्फेसाइज करना है तो आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में देना पड़ेगा। और अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहला तो मैं एक एक करके बता दूं कि भाई इन्वर्जन क्या हुआ। भाई एक एक करके बात समझ लें कि इन्वर्जन लगेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले, मतलब वर्ब को पहले, सब्जेक्ट, बात हेल्पिंग वर्ब नहीं वर्ब पहले हो जाएगी। जनरली हेल्पिंग वर्ब हो जाती है पहले, लेकिन आप वर्ब कह के चलो, क्योंकि सेंटेंस में एक वर्ब होती है तो मेन वर्ब होती है। तो अगर आप एम्फेसाइज कर रहे हो तो वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लगाओ। ये दूसरा कंडीशन में लगेगा कब? या तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन में लगेगा जो पास्ट में जाती है, और या फिर ये इम्प्रोबेबल कंडीशन में लगेगा। इम्पॉसिबल या इम्प्रोबेबल कंडीशन में ही लगता है, मतलब ये प्रोबेबल कंडीशन में नहीं लगेगा, ये प्रोबेबल कंडीशन में नहीं लगेगा। तीसरा, इसका पर्पस होता है एम्फेसाइज करना, इसका पर्पस होता है एम्फेसाइज करना, अपने आइडिया को प्रभावी रूप से देना, एम्फेसाइज करना। इस कंडीशन में ये भी समझ लो कि अगर लगाना है तो ये सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज में लगेगा, प्रिंसिपल क्लॉज में नहीं लगेगा। मतलब कहने का मतलब जो है कि हम कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले सब्जेक्ट को बाद में करो। हम क्या कह रहे हैं? वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में करो। तो बेटा ये वर्ब सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब आगे आएगी, प्रिंसिपल क्लॉज की नहीं। ये जो वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में कर रहे हो तो ये वर्ब और सब्जेक्ट सिर्फ ये दोनों के दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज के होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज के नहीं होंगे। क्योंकि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पहले आ गई, प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पहले आ गई तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब पहले आएगी तो सेंटेंस में एम्फेसाइज लग जाएगा, एम्फेसाइजेशन लग जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में लगेगा और उसमें उस कंडीशन में जो कंजंक्शन है उस कंजंक्शन को हम हाइड कर देते हैं। होती है लेकिन कंजंक्शन हाइड हो जाती है। तो जैसे अब हमें समझ में आ गया कि इफ के बाद आया तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और भाई ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो अगर मैंने इस सेंटेंस को एम्फेसाइज करूंगा ना कि यार अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, अगर मैं इसे एम्फेसाइज करूंगा तो मैं प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में करूंगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज की प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट और वर्ब को आगे पीछे नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने इधर वुड को आगे पे कर दिया और ही को पहले, तो बेटा ये मीनिंग बन जाएगा कि क्या महात्मा गांधी करप्शन रोक देते अगर वो जिंदा होते? तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इंटेरोगेटिव नहीं, इस असर्टिव सेंटेंस को ही हमें एम्फेसाइज करना है, इस असर्टिव सेंटेंस को ही हमें एम्फेसाइज करना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो वर को पहले, अगर आप वर को पहले ले आओ, वर महात्मा गांधी अलाइव, वर्ब महात्मा गांधी अलाइव, कि महात्मा गांधी जिंदा होते। तो अब कंजंक्शन को हाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर अब आप इफ नहीं लगा पाओगे, ये कंजंक्शन हाइड करना पड़ेगा, ये इफ नहीं लगा पाओगे। तो यहां पर आपको करना पड़ेगा कि वर्ब महात्मा गांधी अलाइव और बाकी पूरा एज इट इज।
तो एक ही मीनिंग है, बस एम्फेसाइज हो रहा है, इफ महात्मा गांधी वर अलाइव या वर महात्मा गांधी अलाइव, एक ही बात है। बस इसका मतलब है अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, इसका मतलब है अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, शब्द वही है, एम्फेसाइजेशन ऐड हो गया है बस। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हमारे 24 के अंदर यही है, 24 के अंदर यही है, वर आई शी। तो वर आई शी का मतलब है इफ आई वर शी, कि अगर मैं शी के स्थान पर होता, अगर ऐसे होता इफ आई वर शी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, एम्फेसाइज। अगर ये था कि इफ आई वर शी, अगर मैं उसके स्थान पर होता, आई वुड मैरी हिम, मैं तो उससे शादी कर लेता, अगर मैं उसके स्थान पर होता मैं तो शादी कर लेता, ये तो सिंपल। अगर मैं उसके स्थान पर होता ना भाई मैं तो शादी कर लेता, एम्फेसाइज। अब एम्फेसाइज होगा तो अब उसने कर दिया वर आई शी, तो मतलब क्या करा भाई, सब वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में कर दिया, कंजंक्शन हटा दिया, तो वर आई शी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर ठीक है। अब ये क्या है, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, और इम्प्रोबेबल कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म से हम कंडीशन बताते हैं, और बेटा वुड प्लस V1 से रिजल्ट बताते हैं, वुड प्लस V1 से रिजल्ट बताते हैं। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म वर आ तो रहा है, तो ये तो था हमारा कंडीशन, क्योंकि वर आई शी, अगर मैं उसके स्थान पर होता तो रिजल्ट ये दे रहा है, मैं उससे शादी कर लेता, वुड प्लस V1, तो कोई दिक्कत ही नहीं। वर आई शी, अगर मैं उसके स्थान पर होता तो मैं उससे शादी कर लेता, विदाउट हैविंग सेकंड थॉट, सेकंड थॉट दिमाग में नहीं लाता और मैं उससे शादी कर लेता। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, आगे नन कहता इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर, अगर मैं अपने पापा से बातें करता, ये पापा से को मैं ये बता देता, बोल देता, एज यू स्पोक टू मी, जैसे तुमने मुझसे बोला है, शी वुड हैव बीटन मी, वो मतलब वो तो मुझे फोड़ देते कि जैसा तुमने मुझसे बोल दिया ना, ऐसे मैं अपने पापा से बोलता हूँ तो मुझे पीट देते। तो कब की बात कर रहा है? पास्ट की। तो बेटे ध्यान दो, यहां कह रहा है वुड हैव स्पोकन, तो वुड हैव स्पोकन मतलब वुड हैव प्लस V3 की बात कर रहा है, और बेटा इफ से शुरू हो रहा है तो एक कंडीशन, और बाद में ही वुड हैव बीटन मी, तो ही वुड हैव, तो वुड हैव बीटन, तो वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, तो ये कंडीशन है। तो भाई आप ये समझ लेते, ये रिजल्ट है। तो अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आ गया ये होगा, ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, और इम्पॉसिबल कंडीशन होती है पास्ट की, जिसके अंदर हमारी जो कंडीशन होती है वो हैड प्लस V3, और जो रिजल्ट होता है वो वुड हैव प्लस V3 आता है। रिजल्ट जो होता है वो वुड हैव प्लस V3 होता है, हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3। क्लियर हो गया होगा? तो बेटा ये कंडीशन है, इसे वो आपको वुड हैव प्लस V3 को हैड प्लस V3 बनाना पड़ेगा। तो बेटा वुड हैव प्लस V3 को हैड प्लस V3 बनाना पड़ेगा, हैड प्लस V3, तो V3 तो है दे ही रखा है, तो वुड हैव की जगह पर आपको हैड लिखना पड़ेगा कि इफ आई हैड स्पोकन टू माई फादर, कि अगर मैं अपने पापा से बात कर लेता ना जैसे तुमने मुझसे की है, तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ देते। क्लियर हो गया? तो बेटा देखो ये मैंने आंसर इसको पूरा पूरा दे दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेट पेपर नंबर 2 के आंसर मैंने दे दिया आपको। ठीक है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ दे दिए। ये जो मैंने फाइल दे रखी है इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी है, ये जो मैंने फाइल दे रखी है इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, चेक कर लेना। ठीक है, थोड़ी सी गलतियाँ हैं वो मैं ठीक करके आपको, वैसे तो फाइल दे दी है, मैं ठीक करके दोबारा दे दूंगा ये फाइल। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपकी ये मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम जो करेंगे वो सेट पेपर 1 हम सोल्व करेंगे। ठीक है, सेट पेपर 1 सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।